और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास से पहले वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने खबर रसा एजेंसी PTI को इंटरव्यू के दौरान हुक्मरानी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में बात की। पीएम मोदी ने 2047 में भारत के तीसरे सबसे बड़े माईशत बनने की बात की और साथ ही कहा कि इसके लिए सबका साथ सबका विकास जरूरी है। वहीं मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 के प्रोग्रामों पर चीन के एतराज तक के मौजूआत पर बात की। वजीर आजम ने साइबर खतरात पर तशवीश का इजहार किया। G20 मेगा इवेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आइंदा G20 सरबराही इजलास से मुतालिक अहम मकाम का दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने सीनियर सरकारी ओहदेदारों के साथ इतवार को दौरा किया। हुकाम ने बताया कि उन्होंने भारत मंडप कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया जो G20 की अहम मीटिंगों की मेजबानी करेगा। पालम तकनीकी इलाके और इस इलाके के कुछ कामों का जायजा लिया जहां गैर मुल्की मुदबैन सफर करेंगे। ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने 2 मिनी बस के जरिए साइट का दौरा किया ताकि अवाम की तकलीफ को कम किया जा सके। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का नजरिया हिंदुस्तान की वफाकी रूह के खिलाफ है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट में लिखा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का नजरिया इंडियन यूनियन और इसकी तमाम रियासतों पर हमला है। वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत की जानिब से 1 नेशन 1 इलेक्शन को नाफिज करने से ताल्लुक कानूनी पहलुओं पर गौर करने के लिए साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई। कांग्रेस इस मामले पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। कबल अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया, जबकि जयराम रमेश ने इसे सिर्फ एक रस्म करार दिया और अब राहुल गांधी ने कहा कि यह यूनियन ऑफ इंडिया पर हमला है। तमिलनाडु की DM के खिलाफ के वजीर और CMM के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर ऐसा मुतनाज़ा बयान दिया जो आने वाले वक्त में मजहब और सियासत के मैदान में एक बड़ा तनाज़ा साबित होगा, क्योंकि DMK इंडिया इत्तेहाद पे पार्टी का एक अहम हिस्सा है और इत्तेहादी पार्टी में शामिल कई जमातें स्टालिन के इस बयान से बराह रास्त मुत्तफिक नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, ये कहना है तमिलनाडु CM स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का। उदयनिधि स्टालिन यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे जाते हुए कहा कि कुछ बातों का विरोध जरूरी है और उसे विरोध के जरिए खत्म भी किया जाना चाहिए। सनातन धर्म की बात भी उसमें से एक है। डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह खतरनाक भी है। हमें इसे समय रहते निपटना होगा और सनातन धर्म को मिटाना होगा, क्योंकि ये भी समाज के लिए खतरनाक है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित किए गए एक सम्मेलन में बोल रहे थे। सभा में बोलते हुए मंत्री ने आगे कहा कि सनातन को न सिर्फ खत्म करना है बल्कि उनका विरोध भी हर स्तर पर करना है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि ने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए कई तरह के विचार और योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन फांसीवादी शासक वर्ग हमारे बच्चों को पढ़ाई से दूर रखने की तरीके ढूंढ रहे हैं, उन्हें सनातन का गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। उदयनिधि के बयान पर सभी राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बयान को दुर्भाग्यजनक और खतरनाक बताया है। आपको बता दें कि DMK पार्टी इंडिया गठबंधन दल में भी शामिल है और स्टालिन इस गठबंधन के मजबूत स्तंभ भी है। ऐसे में जिस तरह का बयान सामने आया है उससे इस गठबंधन के विचारों में शामिल पार्टियां स्टालिन के इस बयान से न सिर्फ दूरी बना सकती हैं बल्कि उनका खंडन भी कर सकती हैं, जिससे इंडिया गठबंधन दल की एकता पर असर पड़ सकता है। विपक्षी दल के नेता और संत भी अब खुलकर स्टालिन के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। Our leader, Mr. Udayanidhi's statement has been twisted, taken out of context, and the biggest fake news peddler has put out a tweet that Mr. Udayanidhi Stalin has asked for genocide. If the Prime Minister says Congress Mukt Bharat, does he call for genocide? इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को
और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। ये देश तमाम धर्मों की इज्जत के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न जबानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। देखिए, राजनीति तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहां की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है, तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आदि से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। इधर विवाद बढ़ने पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। हम इस तरह की सामान्य भगवा धमकियों से नहीं डरेंगे। हम पेरियार, अन्ना और कल्लेगनार के अनुयायी हैं। अपने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प रत्ती भर का भी नहीं है। सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प रत्ती भर भी कम नहीं होगा। लिहाजा जिस तरह का बयान डीएमके के मंत्री और एमके स्टालिन के बेटे ने दिया है, उससे गठबंधन दल में बयान को लेकर दरार साफ नजर आने लगी है, जो कि आने वाले वक्त में इस गठबंधन की सेहत पर बुरा असर जरूर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी राजस्थान के दौरे के दौरान हिंदुस्तानी इत्तेहाद को निशाना बनाया और कहा कि इस इत्तेहाद में शामिल लोग खुल्लम खुल्ला हिंदू मजहब की तौहीन कर रहे हैं। तमिलनाडु के वजीर और वजीर आला जिस तरह सनातन हिंदू धर्म को तनकीद का निशाना बनाते हैं, सिर्फ अपने आप में अफसोसनाक है, लेकिन ये बात लाखों लोगों के जहनों को परेशान कर रहा है। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। जेपी नड्डा ने सीएम स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु हुकूमत में वजीर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इत्तेहाद के लोग हिंदू मजहब की तौहीन का काम कर रहे हैं। इस मामले पर अब राहुल गांधी भी जवाब मांगा गया है। आप बोलिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो?
और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन की नफरत का सामान कहां बिक रहा है? ये नफरत का सामान कैसे बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है? असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने यात्रा का इफ्तिताह किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के सीनियर लीडरों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। पेश है ये रिपोर्ट। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी का रथ निकल पड़ा है। सतना के चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम जनता को बताएंगे कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था और 20 साल बाद आज मध्य प्रदेश कैसा है, कितना परिवर्तन हुआ, कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ते हुए उत्तम प्रदेश बन रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि 2023 दिसंबर में मध्य प्रदेश में बीजेपी को आशीर्वाद दें और अगले साल 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद दें। हम जनता को ये बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। वहीं सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने कमलनाथ परियोजनाओं को बंद करने के आरोप लगाए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में नहीं आना। कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी, उनके पास और कोई बात चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना। पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कहते हैं, हम तो करके दे देते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा 5 अलग अलग संभागों से निकाली जा रही है। ये प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान बड़ी सभाओं को बीजेपी के आला नेता संबोधित करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ उमा भारती ने दावतनामा न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। दूसरी तरफ उमा भारती की नाराजगी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए इस पर बड़े लीडरों को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। मुझे फिर भी बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे। हाँ, चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी। मुझे नहीं जाना था, वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की आदत आदरणीय मित्र अपने सब नेताओं को अपमानित करने की है। मोदी सरकार ने, शिवराज सरकार ने लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ लोग थे उन सबको दरकिनार कर दिया। महाराष्ट्र के जालना में मराठा रिजर्वेशन एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर आदित्य ठाकरे ने रियासती सरकार पर तनकीद की। ठाकरे ने कहा कि एहतजाजियों को निशाना बनाया गया और ये सीएम की मर्जी और ऑर्डर के बगैर नामुमकिन है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सियासत पर कहा कि एहतजाज करने वाले क्या हिंदू नहीं थे तो फिर लाठीचार्ज क्यों किया गया। आपको बता दें कि जालना एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हुए पुरतशद्दुद वाक़ात में 42 पुलिस एहलकारों समेत कई
कई लोग जख्मी हो गए, जबकि मुश्तइल हुजूम ने 2 बसों को आग लगा दी और कई गाड़ियों को तबाह कर दिया। मुजाहरे के दौरान तशद्दुद उस वक्त फूट पड़ा जब मराठा बरादरी के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब इस तशद्दुद को लेकर सियासत हो रही है। आदित्य ठाकरे ने सीएम और होम मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा किया। अगर आपने देखा होगा वो लाठीचार्ज जो था, यही सवाल पैदा करता है कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में बनी हुई है, मिंदेव और जो भाजपा की सरकार है, ये जनरल डायर की सरकार है या हमारे ही देश के लोगों की सरकार है। जैसे लाठीचार्ज हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये लाठीचार्ज सीएम के परमिशन बिना हो नहीं सकता। सीएम अगर कहते तो ही ऐसे लाठीचार्ज हो सकता है और हमारी ये मांग रहेगी कि सीएम और डीसीएम जो होम मिनिस्टर है वो चले जाए अपने पद से। ये तो हिंदू द्रोही सरकार, ये महाराष्ट्र द्रोही सरकार है, हमारे जो महाराष्ट्र में बनी हुई है जो भाजपा की सरकार है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर बात करने जाए तो स्टेटमेंट्स के पहले जो कल लाठीचार्ज हुआ है, जो महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, जो युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, वो क्या हिंदू नहीं थे? और कोई भी नागरिक ऐसे लाठीचार्ज जब फेस करता है तो कभी ना कभी तो सरकार उनसे जाके बात करे, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सरकार किसकी है? जनरल डायर की सरकार है या भाजपा की सरकार है? आज पता होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के 1 नेशन 1 इलेक्शन के बजाय रिजर्वेशन पर काम करे। अशोक चौहान ने कल हुए जालना रिजर्वेशन प्रोटेस्ट पर महाराष्ट्र सरकार को भी मशवरा दिए और लाठीचार्ज और तशद्दुद का जिम्मेदार सरकार को करार दिया। उन्होंने कहा कि जबकि लाठीचार्ज की कोई जरूरत ही नहीं थी, जिम्मेदारी से सरकार के लोग बात करते तो ये होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार रिजर्वेशन की हद को खत्म करने के लिए बिल लाए और बदलाव करे। अभी केंद्र में पार्लियामेंट का विशेष सत्र 18 तारीख से शुरू हो रहा है, 5-6 दिन का। उस वक्त लाइए ना। आप 1 नेशन के तहत कई चीजें कर रहे हैं, तो 1 नेशन तो व्हाट अबाउट आरक्षण? हमारा ये कहना है कि आरक्षण के बारे में आप लोगों को आश्वासित कीजिए कि 18 तारीख के सत्र में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के इसकी 50% मर्यादा निकाल देंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाए गए 1 नेशन 1 इलेक्शन पैनल में डीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद की नामजदगी के बाद अपोजिशन पार्टियां ये कहकर गुलाम नबी आजाद को निशाना बना रही हैं कि इस कमेटी में उनकी शमूलियत से साबित होता कि आजाद बीजेपी के एजेंट और बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। ताहम डीपीएपी लीडरान गुलाम नबी आजाद का यह कहना है कि दिफा करके उन्होंने कहा कि ये एक तजुर्बाकार सियासतदान है और इसी वजह से उन्हें कमेटी में शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि पैनल में दीगर मेंबरान के अलावा आजाद के साथ साथ सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का भी नाम है, मगर उन्होंने पैनल का हिस्सा बनने से साफ इनकार किया। मेरे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी, सीनियर जनरल सेक्रेटरी और ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं आरएस चिब साहब। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सीधा सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद को जब से इस 1 नेशन 1 इलेक्शन का पैनल का हिस्सा बनाया गया है, तब से अपोजिशन पार्टी जो आपके अपोनेंट्स हैं वो अब सीधे कह रहे हैं कि देखिए ये तो दिख गया कि वो बी टीम है बीजेपी की। देखिए ऐसा है, आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले जब गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का गठन किया, तो उस समय भी खासकर विशेषकर कांग्रेस की नीति ये थी। कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी जो रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये फ्रॉम द डे 1 दे हैव बीन ब्लेमिंग हिम, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट हिम कि भाई उनके बारे में ये बात करते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी उसको ये कहते हैं। आज देखिए ये जो 1 नेशन 1 पोल की जो कमेटी बनाई गई, भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई या प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई, तो उस कमेटी का मकसद है कि वो देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे हो सकता है कि हमारी नेशन में एक ही बार जो है वो इलेक्शन करवाए जा सके। और ये होता रहा, 67 तक ऐसे ही चल रहा था, 1967 तक तो चल ही रहा था
कि एक ही बार सारी इलेक्शंस होती थी, उसमें असेंबली इलेक्शन भी आती थी, पार्लियामेंट इलेक्शन भी आती थी, और विशेषकर मैं कहूंगा कि उसमें यहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल था, एक्सपेंडिचर का सवाल था, या इलेक्शन कमीशन के खर्चे का सवाल था, तो काफी उसमें खर्चा कम होता था। एक लीडिंग अपोजिशन पार्लियामेंट की थी कांग्रेस, उसका भी उन्होंने सदस्य रखा, श्री अधीर रंजन चौधरी जी को रखा, लेकिन उन्होंने बाद में इनकार कर दिया कि हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वजह उसकी ये है, कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती कि इस देश में कोई रिफॉर्म हो। इंतखाबात हिंदुस्तान की तरक्की और आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। गुलाम नबी आजाद को आला सतही कमेटी का रुकन बनाया गया और वो वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बतौर अपोजिशन अलायंस को कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन होने के बारे में डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि ये इन अलायंस पार्टियों का अंदरूनी फैसला है, लेकिन इस वक्त इन तमाम जमातों को वन नेशन वन इलेक्शन की हिमायत करनी चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह जिला किश्तवाड़ और डोडा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 से इन बातों का इजहार किया। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए गुलाम नबी आजाद को हाई लेवल कमेटी का मेंबर बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, हमारे देश का, हमारी सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। विशेष तौर पर मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारत की तरक्की तामीर के लिए, आम लोगों की जो है भलाई के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा साल इलेक्शंस होते रहते हैं। आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है, कल को स्टेट का है, एक स्टेट का है, दूसरी स्टेट का है, डीडीसी है, बीडीसी है, कई प्रकार के इलेक्शंस हैं। ये ठीक है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तो अलग ही होंगे, लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस इकट्ठे हों, ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा कदम है। और इसमें सभी वो लोग जो इस प्रकार के एक बड़े पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मूव को जो है सपोर्ट करते हैं, उनको जो है उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इसका जो उनका अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और एक इसमें उस फैसले को लाने के लिए एक उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। और मैं कहूँगा कि सभी लोग जो हैं उनको सहयोग करें। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि हम पॉलिटिकली हम कहीं भी होंगे, लेकिन जब देश की बात आती है हम हैं, एक हैं, और एक जो है जिसका कहते हैं कि वन नेशन वन फ्यूचर, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत ही बड़ा ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अपोजिशन अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी मेंबर बनाया गया है, तो इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये उनका जो एक आपस में 25-30 लोगों का, पार्टियों का ये जो बन रहा है उनका, ठीक है, जमहूरी तौर पर वो जो मर्जी करें। इलेक्शन जो है उनका कोऑर्डिनेशन कमेटी करें, जो भी है वो तो उनका अफेयर है, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो वन नेशन वन इलेक्शन ये जो है, इसको उनको सपोर्ट करना चाहिए। पुलवामा के रत्नीपुरा हार्ड स्टेशन के पास पेश आए एक हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बारामूला से बनिहाल जाने वाली ट्रेन में 2 नौजवानों ने रत्नीपुरा हार्ड स्टेशन के पास अपनी टांगें बाहर रखी थी। दोनों की टांगों में चोटें आई थी और ताहम रेलवे पुलिस ने दोनों जख्मियों को फर्स्ट एड देकर मजीद इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम दोनों जख्मियों की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। चौवन राष्ट्रीय राइफल्स ने राजौरी जिले के डोंगी एलओसी गांव में सरपंचों, पंचों, साबिक फौजियों और समाज के दीगर अरकान के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया। फौज ने कई अमूर पर इन लोगों के साथ तबादुल ख्याल किया। आम आवाम की पेंशन, भर्ती से पहले की रैलियां, तालीम वगैरह से मुतालिक मसाइल, मुस्तकिल बुनियादों पर मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होने वाली इस तरह की मीटिंगें जाती समाजी शिकायत को दूर करने और अजाले के लिए उन्हें मुनासिब हुकाम के साथ मजीद उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करती है। इस मीटिंग में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फौज की जानिब से अवाम की मदद करने और मसाइल की कोशिशों को सराहा है। कमांडिंग ऑफिसर 54 RR कर्नल रामाकृष्णा ने सरपंचों और पंचों को फौज की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया।
एरंदा कतर के गांव के रिहायशियों ने पीडब्ल्यूडी राजौरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना है कि एरंदा कतर से ठंडी त्राड़ तक सड़क की अबतर हालत हो चुकी है, लेकिन इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे टस से मस नहीं हो रहे हैं। लोगों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नारे की और सड़क की मरम्मत का काम फौरी शुरू करने का मुतालबा किया। तो नाज़रीन, देश प्रदेश की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।